नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्र आज फिर आपके सामने सैटरडे वीकली फंडा लेके आया हूँ। हम लोग हर सैटरडे को एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिसका इनडायरेक्ट रिलेशंस हमारे इन्वेस्टमेंट्स पे होती है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ शायद हमारे पूरे आर्थिक अवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे अधिक ज़रूरत इसलिए है कि ये इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बात कर रहा हूँ, जिससे कि हमारी घर की आर्थिक अवस्था और एज वेल एज पूरे देश की आर्थिक अवस्था बहुत अधिक डिपेंडेंट होती है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन्फ्लेशन या महंगाई ये क्या होती है और किस तरह से ये हमें डिस्टर्ब करती है और कितने तरह से महंगाई इंडेक्स को हम देखते हैं और पिछले 20-30 वर्षों का इतिहास अपने देश में महंगाई का क्या रहा है और महंगाई कितनी इंपॉर्टेंट है। इससे आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आज के डेट में जब हम लोग बात करते हैं 1990 में, यानी 1990 में किसी को 10,000 रुपया मिलता था और आज अगर उसको तकरीबन 90,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी नौगुना भी मिल रहे हैं 30 सालों के बाद, 9 टाइम्स मिल रहे हैं, तो भी उसे एक्चुअली में कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंपनसेट किया गया तब जाके 10,000 का वैल्यू 90,000 आज के डेट में होता है। यानी जो पैसा हमारे पास है इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण, उसकी वैल्यू हर रोज कम होती है। इसको कैसे डिराइव करते हैं? तो डिराइव करने के लिए सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2 तरीके का प्राइस इंडेक्स बनाया है। एक बनाया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स देखें तो बेसिकली इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीज़ों की अधिकता है, जैसे कि इसमें फ्यूल एंड पावर होता है, प्राइमरी आर्टिकल्स भी होते हैं, मगर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज इसमें अधिक होती है। जबकि दूसरी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो आम लोगों के जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड आइटम्स होती हैं, इसमें 299 आइटम्स का एक बास्केट है। और ये 299 आइटम्स में किस तरह की चीज़ें हैं? तो इसमें खाने से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड है, घर, हाउसिंग में रहना, हाउसिंग रेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कपड़े, जो कपड़े हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल, इन सब तरह की चीज़ों जिनका इस्तेमाल हम लोग हर रोज करते हैं, इनको मिला के एक बास्केट बनाया गया है। और तकरीबन 50 के ऊपर ऐसे सेंटर्स पूरे देश में बनाए गए हैं मार्केटों में, जहाँ से प्राइस लिए जाते हैं कि क्या प्राइस वहाँ चल रही है और उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और मंथली बेसिस पे, पहले वीकली बेसिस पे होता था, अब मंथली बेसिस पे एक डेटा गवर्नमेंट देती है कि महंगाई कितनी बढ़ी है। तो अगर देखेंगे पिछले 30 वर्षों का इतिहास, तो 1990 से 2021 तक ये तकरीबन 7% से ऊपर रहा है, यानी हर साल महंगाई 7% से अधिक बढ़ी है। इवन अगर हम लोग देखें पिछले 3-4 वर्षों में, 2019 में तकरीबन 4.5% था, पिछले साल यही 6% से ऊपर चली गई थी महंगाई, और इस साल भी तकरीबन 5% के आसपास महंगाई का दर चल रहा है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम इस महंगाई दर को 4% के आसपास रख सकें। अब जब भी मैं 4%, 5%, 6% की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर वो रुपया जो आज आपके पास है वो अपनी वैल्यू कम उसकी होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। यानी महंगाई एक दीमक की तरह है जो अंदर अंदर हमारी आर्थिक अवस्था को खोखला कर रही है। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लोग जब भी पूछते हैं, जब इन्वेस्टमेंट को सोचते हैं, सेविंग को सोचते हैं, तो क्या प्रश्न आता है उनके मन में कि भाई रिटर्न कितना आएगा। मगर रिटर्न से पहले ये प्रश्न समझने की ज़रूरत है कि भाई उस वक्त इन्फ्लेशन क्या चल रहा है। क्योंकि रिटर्न, जैसे मैंने कहा कि 1990 में आपको 10,000 रुपये और आज 90,000 रुपये, देखने में तो 9 गुना लग रहा है, मगर वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया। यानी जितनी 10,000 में जितना सामान आप खरीद पाते थे 1990 में, उतना सामान खरीदने के लिए कम से कम आज के डेट में आपको 90,000 रुपये लगेंगे। और जब इतनी प्राइस बढ़ गई है, इतनी महंगाई बढ़ते चली गई है पिछले इतने वर्षों में 7%, जैसा कि मैंने दिखाया, आगे भी क्या महंगाई रुकने वाली है? तो नहीं रुकने वाली। वजह एक ही है कि हमारा देश अभी भी ग्रोइंग इकोनॉमी है। गवर्नमेंट ने भी अपना टारगेट रखा हुआ है कि किस तरह से महंगाई को 4% के इर्द गिर्द रखे। यानी गवर्नमेंट भी जानती है, मानती है कि महंगाई बढ़ने वाली है। जब तक हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तब तक महंगाई बढ़ेगी। मगर महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाए सडनली तो बहुत परेशानी है। महंगाई धीरे धीरे स्लोली बढ़ती है तो हमें कई बार पता नहीं चलता है।
मगर जब हम इन्वेस्टमेंट और उसकी एनालिसिस करने बैठते हैं अपने पोर्टफोलियो की, तब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि अगले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्षों में महंगाई हमारे ओवरऑल पैसे पे कितना असर डालने वाला। मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि अगर आप अपने घर में सपोज कीजिए कि 10 लाख रुपया आज रख लें, या 1990 में किसी ने मान लीजिए कि 10 लाख रुपया या 10,000 रुपया रखा होता और अभी तक वो 10,000 रुपया रखा होता, तो आपको क्या लगता है कि उसकी स्थिति क्या होती? क्योंकि 10,000 की वैल्यू तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गई, यानी कि 10,000 की वैल्यू 10% भी नहीं बची है आज के डेट में, उससे कुछ भी नहीं खरीद पाता बेचारा। तो ये हमें अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि महंगाई जब इतनी अधिक बढ़ रही है तो हर वो काम जब हम करें तो वो ध्यान रखें कि महंगाई के अनुपात में वो चीज़ें हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खास के सेविंग और इन्वेस्टमेंट के वक्त जब भी आप बैठें अपने इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ, तो ये समझने की कोशिश करें कि महंगाई की दिशा क्या है, महंगाई किस तरह से बढ़ने वाली है, महंगाई के कारण आपके पोर्टफोलियो पे कितना अंतर पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं देश में जो ट्रेडिशनली बहुत ही पॉपुलर अपने देश में रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से वो महंगाई को भी बीट नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट एक और डेटा देती है, प्राइस इंडेक्स डेटा हर साल जारी करती है, उसके हिसाब से भी देखेंगे तो जो 2001-2 में 100 का माना गया था बेस, वही 2012-13 आते आते 200 हो गया। यानी सिर्फ और सिर्फ जो इंडेक्स देती है गवर्नमेंट, इंडेक्स का एक ही पर्पस होता है कि जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, कैपिटल मार्केट में हो, तो आपके पैसे इंडेक्स से ज़्यादा बढ़े या कम बढ़े ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको कैपिटल गेन टैक्स लगता है इसको क्रॉस करने के बाद, यानी 2001 से 2 के बीच में आपने 100 रुपया का कोई सामान खरीदा, कोई भी एसेट खरीदा, एग्जांपल लीजिए रियल एस्टेट खरीदा हो या कैपिटल मार्केट के कोई प्रोडक्ट शेयर्स खरीदे हो सपोज कीजिए, और 2012-13 में 200 हो गया, तो 200 माना गया कि आपका बेस इफेक्ट है, यानी 200 तक बढ़ा है तो आपको कोई इस पर टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला। 200 से ऊपर बढ़ा है तभी आपको उस पर टैक्स लगेगा। यानी सरकार क्या मानती है, सरकार भी जो आपको इंडेक्स देती है, इसके पीछे एक ही वजह है कि आप इस चीज़ को समझें कि आपके महंगाई के कारण आपके एसेट की वैल्यू भी गिर रही है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं, सेविंग की सोचते हैं, तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो रेट ऑफ रिटर्न जो दे रहा है, जितना उसमें एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। और अगर आप किसी टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो मैंने पहले भी बताया, आज फिर रिपीट करूंगा कि उस टैक्स को भी कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि टैक्स कटने के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं वही पैसा आपका है। और उस पैसे से अगर इन्फ्लेशन को हम निकाल दें, महंगाई की वजह से जो आपके पैसे की वैल्यू कम हुई, आपके एसेट की वैल्यू कम हुई, उसको निकाल दें, तब जो बचता है वो एक्चुअली आपका गेन है। तो क्या सचमुच आपके इन्वेस्टमेंट या आपके सेविंग्स रिटर्न दे रहे हैं? जिसको कई बार हम समझते हैं गारंटी रिटर्न, गारंटी वर्ड बहुत ही लुभावना है, बहुत ही प्यारा लगता है सुन के। तो गारंटी रिटर्न देने वाले इंस्ट्रूमेंट क्या गारंटी दे रहे हैं? रिटर्न की गारंटी दे रहे हैं या इन्फ्लेशन के कारण आपको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपके पैसे की वैल्यू को हम कम करके आपको वापस करेंगे? तो ये भी समझने की ज़रूरत है। यानी इन्फ्लेशन को इस तरह से समझिए कि जब भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई की प्लान कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष 10 वर्षों के बाद, आप अपनी रिटायरमेंट की प्लान कर रहे हैं 10-20 वर्षों के बाद, तो इसको समझने की ज़रूरत है कि आपके हर इस प्लानिंग में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अगर आज आप बैठ के प्लान कर लें कि चलो लाख रुपये में तो हमारा काम आज हो जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, मगर यही 10 साल बाद लाख रुपये में आपका कुछ भी काम होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो हमें बार बार मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को अच्छी तरीके से समझें। खुद अगर आप समझ गए हैं तो बाकियों को भी समझाएं, अपनी फैमिली में हर किसी को समझाएं। अगर कोई, क्योंकि अपने स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रोज़मर्रे से जीवन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ गई। 15 रुपये की चीज़ें किस तरह से 60 रुपये हो गई। जो पेट्रोल डीजल की कीमत 25-26 रुपये हुआ करती थी, आज से तकरीबन 20 वर्ष पहले वो 100 रुपये पहुँच चुकी है। तो जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ महंगाई के कारण, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन की, अपनी आर्थिक दशा की प्लानिंग किस रूप में करें और इसको किस तरह से हम कंसिडर करें।
महंगाई को बिल्कुल छोड़ के, इन्फ्लेशन को बिल्कुल भूल के अगर कोई भी आर्थिक प्लानिंग आप करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। और देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन को ध्यान रखते ही सारी प्लानिंग होती है। जब भी आप देश का बजट देखेंगे साल का, तो सबसे पहले एक डिसीजन लेते हैं। आरबीआई जो अपने रेपो रेट रखती है, जो भी इंटरेस्ट रेट वो डिक्लेयर करती है, वो यही देखती है कि उनका इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। करेक्ट। तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देने का नहीं सोचता है, वो एक ही चीज सोचता है कि भाई इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता है कि नहीं। तो इन्फ्लेशन को बीट करने की क्षमता जिस भी इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, तो वो तो इन्वेस्टमेंट या सेविंग के लायक भी नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले गांठ बांध के जरूर हम लोग समझ लें और मान लें, और इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से आप समझ लेंगे तो आपकी बाकी सारी आर्थिक प्लानिंग, आपकी सारी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपने जीवन में करने वाले हैं, वो बड़ा अच्छा और सुगम होगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया, इसे मिस कर दिया, इसे कैलकुलेट नहीं किया अपने प्लानिंग में, तो आपकी सारी की सारी वो व्यवस्था, जो प्लानिंग आपने की है, वो बेकार होने वाली है, वो किसी काम की नहीं होने वाली है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर से कि अपने इन चीज़ों को ध्यान रखें, ध्यान दें कि अगले 10 वर्ष 20 वर्ष, क्योंकि जो बीत गया उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो बीत चुका है, मगर आने वाले दिनों में इसको जरूर ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन का क्या असर आपके जीवन में पड़ने वाला, आपके घर के, आपके बच्चों के जीवन में क्या असर पड़ने वाला। खुद पहले समझें, फिर परिवार में हर किसी को, अपने बच्चों को समझाएं कि भाई इन्फ्लेशन के कारण तुम्हारी, मैं तो अभी जो भी बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की डेटा पे बात कर रहा हूँ, मगर लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन जो हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम जरूर जीवन में यूज़ नहीं करते थे पहले, मगर आज के डेट में जीवन में कंपलसरी अंग हो गया, वो तो कहीं भी इस इन्फ्लेशन बास्केट में शो नहीं करेगा, क्योंकि उन सारी चीज़ों को तो हम यूज़ ही नहीं करते थे पहले। तो हमें इन्फ्लेशन, बेस इन्फ्लेशन एज वेल एज आपके लाइफ स्टाइल रिलेटेड इन्फ्लेशन, दोनों को कंसीडर करते हुए तभी अपनी कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप करेंगे तो वो सक्सेसफुल भी होगा और उसको आप पार भी कर पाएंगे और उससे कुछ जीवन में बड़ा अचीव भी कर पाएंगे। मेरे समझ से इन्फ्लेशन के बारे में जितनी बातें आज मैंने की है उससे आपके मन में बहुत सारी भ्रांतियां खत्म हुई होंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी आई होगी। मगर फिर भी कोई प्रश्न हो इन्फ्लेशन, महंगाई से रिलेटेड, या इन जनरल कोई भी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशंस को लेके आपको जानकारी हो चाहिए आपको, तो काइंडली बताइए, ताकि हर सैटरडे को जो हम वीकली फंडा लेके आते हैं उसमें हम लोग उन सारी चीज़ों पे डिस्कस कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग, पिछले दिनों में हम लोगों ने बात किया इन्फ्लेशन को लेके, कई सारे लोग हमसे प्रश्न कर रहे थे कि भाई इन्फ्लेशन के बारे में क्लास लीजिए, इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बताइए। तो आज इसलिए मैंने इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे एपिसोड नंबर 1 से लेके एपिसोड नंबर 25 पे हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको सबको दें, सबको समझने के लिए दें, खुद भी देखें और परिवार में सबको दें समझने के लिए, क्योंकि जितने अधिक लोग इसको समझेंगे उनको उतना बेनिफिट होने वाला है अपने जीवन में। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।